हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आपका स्वागत है करंट अफेयर्स एपिसोड में। और आज हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। क्या क्या क्वेश्चन है पहले देख लेते हैं। तो भारत ने G20 समिट 2023 के लिए कितने देशों को गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया है। मेंबर कंट्री तो आएंगे ही और अब गेस्ट कंट्री भी आएंगे। टोटल कितने हैं, कौन कौन से हैं, ये सब बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट किस शहर में स्थापित करने के लिए MOU साइन हुआ है। बहुत बड़ी ये योजना है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं जीन ल्यूक। उन्होंने मौत के लिए कौन सा तरीका चुना। उनकी डेथ हो गई है 13 सितंबर को। और ये खबर पूरी दुनिया में बहुत चर्चा है, तमाम देश भर के, भारत में भी और दुनिया के अखबारों में भी इम्पॉर्टेंट बात है। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने संयुक्त अभ्यास किया है सैन्य गगन स्ट्राइक किस राज्य में और क्या हुआ है। एक और सैन्य अभ्यास हुआ है पर्वत प्रहार, जिसकी समीक्षा सेनाध्यक्ष ने की। कहाँ पर हुआ है, किस यूनियन टेरिटरी में। एमी अवार्ड्स के बारे में बात करेंगे डिटेल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं करंट अफेयर्स। और आपको इन्फॉर्म कर दूँ फिर से कि 16 सितंबर की सुबह 11 बजे करंट अफेयर्स मैराथन आ रहा है, तो देखना आप ज़रूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगा। तो 16 सितंबर की सुबह 11 बजे, ठीक है, मैराथन चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण। भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी अगले वर्ष यानी 2023 में नई दिल्ली में कब करेगा। कौन सा डेट या कहें मंथ जो है वो डिसाइड हो गया है और इसका ऐलान किया विदेश मंत्रालय ने। तो सितंबर 2023, ओके। और डेट क्या, अगर हम डेट की बात करेंगे तो कब है, तो 9 और 10 सितंबर 2023 को ये समिट होने जा रही है और इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि शिखर सम्मेलन के पहले और उसके बाद करीब 200 से अधिक मीटिंग होगी अलग अलग तरह की। G20 के मेंबर कंट्री जो हैं उसके मंत्री स्तरीय, अधिकारी स्तरीय, इस तरह के अलग अलग तरह के जो डिपार्टमेंट हैं, क्षेत्र हैं, उन सब से रिलेटेड यहाँ पर मीटिंग होगी 200 से ज़्यादा। और एक मीटिंग जम्मू कश्मीर में भी होने की उम्मीद है, ओके। तो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि भारत पहली बार G20 की अध्यक्षता करने वाला है। कब से कब तक अध्यक्षता मिल रही है, तो दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता कर रहा है इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे रिलेटेड, और ये उससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन होगा, भारत ने G20 शिखर सम्मेलन 2023 में आमंत्रित करने के लिए कितने देशों को गेस्ट कंट्री यानी अतिथि देश का दर्जा दिया है। आंसर होगा 9। टोटल 9 ऐसे देश हैं जो अतिथि के तौर पर यानी गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। कौन कौन से देश हैं वो पूरी लिस्ट ये रही। तो कौन है, बांग्लादेश, इजिप्ट यानी मिस्र, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और UAE। तो ये 9 देश हैं जिनको गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे पड़ोसी देशों की, तो एकमात्र है बांग्लादेश। दक्षिण एशिया की भी बात करेंगे तो एकमात्र देश है बांग्लादेश जिसको अतिथि यानी गेस्ट कंट्री का दर्जा दिया गया है। G20 के जो मेंबर कंट्री हैं, इनके साथ साथ ये जो 9 देश हैं, इनके भी राष्ट्राध्यक्ष अतिथि के तौर पर, गेस्ट के तौर पर उसमें शामिल होंगे। तो अब देख लेते हैं कि G20 के कौन कौन से मेंबर कंट्री हैं। तो जो भी रेड कलर में दिख रहा है ना, वो सब G20 के मेंबर कंट्री है और एक है यूरोपीय यूनियन भी। तो कौन कौन से, एक बार बता दूं, इंडिया, अर्जेंटीना, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अलावा यूरोपीय संघ। तो 19 देश और एक यूरोपीय संघ, तो ये हिस्सा लेने जा रहा है, ओके। और जैसे मैंने बताया कि गेस्ट कंट्री के तौर पर इतने आमंत्रित किए गए हैं, ओके। पड़ोसी देश सिर्फ एक ही है, बांग्लादेश। बाकी जो पड़ोसी देश है वो चाइना, वो तो मेंबर है, तो वो तो आएगा ही। लेकिन अगर हम कहेंगे गेस्ट कंट्री के तौर पर किनको आमंत्रित किया गया, तो ये बिल्कुल ध्यान रख लेना, क्योंकि एग्जामिनेशन जो भी हैं आपके ना आगे आने वाले वक्त में, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और G20 का समिट होने जा रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो मामले हैं, संबंध हैं, उसमें सबसे बड़ी ये इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा चर्चा होने वाली ये खबर है।
G20 उसकी बात कर रहे हैं तो उद्देश्य क्या है उसका, तो वैश्विक जो आर्थिक स्थिति है उसको बेहतर करना और सदस्य देशों के बीच में कम्युनिकेशन बेहतर करना, और भविष्य में जो भी फाइनेंशियल संकट होने वाले हैं, जोखिम होने वाले हैं, उसके लिए कुछ नियम बनाना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय ढांचा तैयार करना। ओके, अच्छा यहाँ पर सवाल होगा कि G20 के शेरपा कौन है। मैंने कुछ दिन पहले बताया था, अमिताभ कांत हैं G20 के शेरपा, नीति आयोग के पूर्व CEO। शेरपा क्या होता है? शेरपा एक खास पद होता है जिसका काम होता है G20 के जो अध्यक्ष देश है, यानी जैसे इंडिया है, तो उसकी ओर से जो कार्यक्रम होंगे उसकी व्यवस्था का प्रबंधन को उसको लीड करना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करने के लिए वेदांता ग्रुप और ताइवानी कंपनी है फॉक्सकॉन, तो उसने किस राज्य सरकार के साथ MOU साइन किया है? आंसर होगा गुजरात। गुजरात के साथ ये MOU साइन हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MOU है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। तो अहमदाबाद में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित होगा। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि देश के किस शहर में भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित होगा, तो वो है अहमदाबाद, गुजरात का एक शहर है। ओके, तो वेदांता ग्रुप और ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन, उन दोनों ने मिलकर सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन के लिए ये प्लांट लगाने का एग्रीमेंट किया हुआ है, और ये MOU जो साइन हुआ है वो साइन हुआ है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। प्रोजेक्ट के बारे में अगर बताएं आपको, तो ये अहमदाबाद में 100 एकड़ ज़मीन पर ये प्लांट लगाया जाएगा, और इस प्लांट में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग यूनिट होंगे। और इस प्रोजेक्ट के लिए दोनों जो कंपनी है, कौन? वेदांता, और दूसरी कंपनी है कौन? फॉक्सकॉन। तो उन दोनों ने मिलकर कितना खर्च करने का फैसला किया, तो 1.54 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है, और उन्होंने बताया है कि 1.54 लाख करोड़ रुपए, यानी 1,54,000 करोड़ ये रुपए इतने खर्च होंगे। मतलब दोनों कंपनी जो है ना, जो प्राइवेट कंपनी है, वो खर्च कर रही है इसमें। ओके, और इससे ये भी बताया जा रहा है कि 1 लाख लोगों को रोज़गार मिलेगा। खैर, रोज़गार के आंकड़े तो जो भी प्रोजेक्ट होते हैं उसमें बताया जाता है, लेकिन एक्चुअल क्या होता है वो आगे देखना होगा। लेकिन मूल मुद्दा ये है कि इतना खर्च किया जा रहा है प्राइवेट कंपनी के द्वारा, और भारत का पहला ये सेमीकंडक्टर प्लांट होगा, और एक इकोसिस्टम भी बनेगा जिससे तमाम बहुत सारे जो MSME हैं उनको मदद मिलेगी। तो इस तरीके से कहा जा रहा है कि एक तरह से रोज़गार 1 लाख लोगों को मिलेगा। तो ज्वाइंट वेंचर है, वेदांता की 60% हिस्सेदारी होगी और फॉक्सकॉन की 40% हिस्सेदारी होगी, और ये जो पूरा प्लांट है वो 2 साल में सेटअप कर दिया जाएगा, और 2 साल के बाद उत्पादन वहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण बात है। सेमीकंडक्टर वो क्या होता है? सेमीकंडक्टर जो आपके कंप्यूटर में, मोबाइल में जो छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसके मदरबोर्ड में, या फिर अंदर के जो बोर्ड होता है उसमें, तो ये जो छोटे छोटे से पार्ट हैं ये सब सेमीकंडक्टर के हिस्से होते हैं। ओके, जैसे एक मदरबोर्ड है और इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट हैं जो कि चिप हैं, चिप कह सकते हैं, वो सेमीकंडक्टर हैं। यहाँ रहा, ये छोटे छोटे से इतने महीन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं यहाँ, तो ये हुआ, ये सब सेमीकंडक्टर है। और भारत में इसका उत्पादन नहीं होता है, और हम लोग डिपेंडेंट हैं किस पर? तो ताइवान पे डिपेंडेंट हैं, चाइना पे डिपेंडेंट हैं, और कई देशों पे डिपेंडेंट हैं कि वहाँ से वो चिप आता है। अभी क्या है कि अगर फ़ोन भी बन रहा है ना इंडिया में, मेड इन इंडिया फ़ोन मिल रहा है, या मेड इन इंडिया लैपटॉप मिल रहा है, या कोई भी चीज़ मिल रहा है, ज़्यादातर उसमें जो चिप है वो विदेश से आयात करके और तब यहाँ पर असेंबल किया गया है, वहाँ लगाया गया है। लेकिन ये सेमीकंडक्टर का जो प्लांट स्थापित हो जाएगा, तो उसके बाद यहीं पर इसी सेमीकंडक्टर जो यहीं का बना हुआ है, उसी से तमाम जो उद्योग हैं वो लाभ उठा सकेंगे, और सस्ता सेमीकंडक्टर भी मिल सकेगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात ये है। अब जब ये सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, तो यहाँ पर बात करना ज़रूरी है कि सेमीकंडक्टर को लेकर सरकार के क्या मिशन है। तो एक केंद्र सरकार का मिशन है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन,
ओके, ये दिसंबर 2021 में केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी थी। नाम क्या था? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और इसके तहत 76,000 करोड़ रुपए के PLI स्कीम को मंजूरी दी गई थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की। ओके, मकसद यही है कि भारत को सेमीकंडक्टर के निर्माण के मामले में ग्लोबल एक हब बनाना है। ठीक है, और सेमीकंडक्टर ही नहीं, डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग। डिस्प्ले का मतलब हुआ कि फ़ोन का जो डिस्प्ले है, टीवी का जो डिस्प्ले है, वो सब भी यहीं पर निर्माण हो। ये एक पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात है। तो गुजरात में ये स्थापित हो रहा है। गुजरात के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं। और ये जो एग्रीमेंट साइन किया गया ना, उस दौरान जो माइती के मिनिस्टर है, माइती का मतलब हुआ कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसके भी मिनिस्टर मौजूद थे, अश्विनी वैष्णव। ओके, रेल मंत्री भी हैं ये। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर हैं, दुनिया के माने जाने वाले, उन्होंने अपनी मौत के लिए खास तरीका चुना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको आंसर भी बता दूं, असिस्टेड सुसाइड तो क्या होता है, इन सब के बारे में आपको बताएंगे डिटेल में। उससे पहले आपको बता दूं कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स उसका PDF अवेलेबल हो चुका है। 2 तरह के PDF हैं, MCQ डिटेल के साथ और 1 लाइनर। तो वो सब ले सकते हैं आप 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए। मेंबरशिप पे अभी बहुत ही छूट चल रही है, मात्र 150 रुपये में 1 साल तक आप मेंबर बने रह सकते हैं। और इसके थ्रू आपको मिलेगा PDF, जो कि अपडेट 1 साल तक लगातार होता रहेगा। सरकारी जॉब न्यूज़ का ऐप है गूगल प्ले पे, उसके ज़रिए। ओके, और PDF कई तरह के होते हैं, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। PDF के अलावा आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं करंट अफेयर्स का, और टेस्ट सीरीज़ है तमाम एग्जामिनेशंस के, चाहे वो UPSC हो, BPSC हो, PSC हो, PET का एग्ज़ाम है, रेलवे का एग्ज़ाम है, SSC का एग्ज़ाम है, उन सब का टेस्ट सीरीज़ है तमाम सब्जेक्ट के उसमें। ओके, इसके अलावा बुक्स पे 40% डिस्काउंट है। तो शानदार अभी ऑफ़र चल रहा है मेंबरशिप का। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। और तमाम एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन टकरा रहे हैं हमारे। तो चलिए ये क्वेश्चन है, एक बार पढ़ देते हैं। अब क्वेश्चन पे लौटते हैं। मशहूर फिल्म निर्देशक जीन ल्यूक गोडार्ड, उनका निधन हो गया है 13 सितंबर 2022 को। तो उन्होंने अपनी मौत के लिए कौन सा तरीका चुना है? आंसर है असिस्टेड सुसाइड। ठीक है, और ये रहा न्यूज़ भी देख रहे हैं आप द हिंदू में। अब काफ़ी महान उनको फिल्म मेकर माना जाता है, लीजेंडरी फिल्म मेकर माना जाता है। और ख़ास तौर पर जो फ्रांसीसी फिल्म में क्रांतिकारी बदलाव हुआ था 1950 के दशक में, उसका इनको गॉड फादर माना जाता है। और उस समय जो क्रांतिकारी बदलाव आया था फ्रांसीसी फिल्म में, उसको कहते हैं फ्रेंच न्यू वेव। ओके, तो ये आप समझ लीजिएगा। कई बार पूछा जा सकता है कि फ्रेंच न्यू वेव से क्या मतलब है, तो वो है फ्रांसीसी फिल्मों के में जो क्रांतिकारी बदलाव आया था उसके लिए माना जाता है। और उसके गॉड फादर ये माने जाते हैं जीन ल्यूक गोडार्ड। ओके, तो इन्हीं का निधन हो गया है, 91 ईयर के थे। और इनके बारे में बताऊं कि इन्होंने 1954 में फिल्म का निर्देशन शुरू किया था, और 1960 में इन्होंने पहली फीचर फिल्म बनाई थी ब्रीथ लेस। और उसी के बाद से फ्रेंच सिनेमा में एक तरह क्रांति हो गई, और इसका असर पूरी दुनिया के फिल्म इंडस्ट्री पर पड़ा। लीक से हटकर वो फिल्में बनाते थे, और नए युग की उन्होंने एक तरह से शुरुआत की थी फिल्मों की। उसका असर पूरी दुनिया पर देखा गया। ठीक है, तो उनके जो लीगल एडवाइज़र हैं, उनका ये कहना है कि 13 सितंबर को इनका निधन हो गया, डेथ हुआ। और अपनी मौत के लिए गोडार्ड ने असिस्टेड सुसाइड यानी सहायता प्राप्त आत्महत्या का तरीका चुना। कुछ परिस्थितियों में स्विट्ज़रलैंड में असिस्टेड सुसाइड की वो जो कानूनी है। तो BBC का न्यूज़ देख रहे हैं आप कि असिस्टेड सुसाइड के ज़रिए इन्होंने मौत का अपना एक तरीका चुना। स्विट्ज़रलैंड सहित कई देशों में आगे मैं बताता हूँ कि वहाँ पर ये कानूनी प्रावधान भी है कि असिस्टेड सुसाइड कर सकता है खास परिस्थितियों में। देखिए, दरअसल जब गंभीर बीमारी का सामना कर रहा होता है कोई मरीज, तो वो अपनी आत्महत्या के लिए, अपने सुसाइड के लिए मेडिकल स्टाफ यानी फिजिशियन की मदद लेता है, और इसी को असिस्टेड सुसाइड कहते हैं।
हालांकि भारत में असिस्टेड सुसाइड लीगल नहीं है, ओके, लेकिन स्विट्ज़रलैंड सहित कई सारे देशों में मंजूरी है, और ऐसे मरीजों में मंजूरी है जिसकी उम्र जो है ना आगे आने वाले वक्त में 6 महीने ही हो या उससे कम उसके जीवित रहने की आशंका हो। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि इच्छा मृत्यु और सहायता प्राप्त आत्महत्या यानी एथनेशिया और असिस्टेड सुसाइड में क्या अंतर है। देखिए, दोनों में अंतर मूलतः यह है कि दवा कौन देता है, इससे जुड़ा हुआ है। जो इच्छा मृत्यु है उस मामले में स्वास्थ्यकर्मी या कहें डॉक्टर की ओर से दवा दी जाती है जो कि मृत्यु का कारण बनता है, ओके, उसके लिए भी लीगल प्रोसेस होता है। भारत में ऐसा नहीं है, कुछ देशों में। और असिस्टेड सुसाइड में यह होता है कि सुसाइड करने के लिए दूसरे की मदद लेना, और ये सब उन्हीं देशों में है जहाँ पर ये कानूनी है, भारत में नहीं है, ओके। तो किन किन देशों में ये असिस्टेड सुसाइड की अनुमति है, तो ये जो कुछ जो ब्लू कलर के कंट्री देख रहे हैं उसमें और उन जगहों पर वहाँ पर असिस्टेड सुसाइड की अनुमति, जैसे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, अमेरिका के कुछ राज्य हैं, ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्से हैं, तो वहाँ पर मेडिकल असिस्टेड सुसाइड जो है ना वो कानूनी है। इसके अलावा कोलंबिया, जर्मनी और इटली, वहाँ पर संवैधानिक अदालतों ने ये इस सुसाइड को वैध करार दिया, हालांकि अभी वहाँ कानून इस तरह का नहीं बना है। और फ्रांस भी इसे लीगल बनाने के लिए एक ओपन डिबेट भी उसने लॉन्च कर दी है। वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के, तो उन्होंने डिबेट शुरू करने का ऐलान किया कि इसको कानूनी कर दिया जाए। तो यह सवाल है कि इन देशों में जहाँ पर इसकी अनुमति है तो वहाँ इसके कानूनी प्रक्रिया क्या सब है। तो असिस्टेड सुसाइड चाहने वाले जो मरीज हैं उसको लाइलाज बीमारी से पीड़ित होना चाहिए जो ठीक नहीं हो सके, और उसे साबित करना होता है कि वो दिमागी रूप से स्वस्थ है और स्वेच्छा से ये कदम उठा रहा है, ठीक है। और उसकी जो जीवन है, कुछ देशों में तो ऐसा है कि उसका जीवन मेडिकली मैक्सिमम 6 महीने या उससे कम ही होने वाला है। तो दर्दनाक मौत ना हो इसके लिए, शांति से मौत के लिए ये तरीका इन देशों में अपनाया जाता है। कुछ प्रावधान है, हालांकि ऐसा बहुत कम मामला होता है। चूँकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रसिद्ध व्यक्ति ने ये कदम उठाया असिस्टेड सुसाइड का, जो कि कानूनी वहाँ प्रावधान है स्विट्ज़रलैंड में इनकी डेथ हुई है ये मूलतः फ्रेंच यानी फ्रांस में इनका जन्म हुआ था, लेकिन ये कदम इन्होंने उठाया स्विट्ज़रलैंड में जहाँ पर इसकी परमिशन है। फ्रांस में अभी नहीं है परमिशन, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट बात है, और ये इतना डिटेल क्यों बताया मैंने, क्योंकि एग्ज़ामिनेशंस में ऐसे ही जो डिबेटेबल टॉपिक हैं जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, और ख़ासतौर पे यूपीएससी हो गया, बीपीएससी हो गया, यूपीपीएससी हो गया, इन सब के एग्ज़ामिनेशन में तो ये सब महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। AEBC यानी अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन, उसका इंडिया का नया CEO किसे नियुक्त कर दिया गया है, इंडिया जो ब्रांच है उसका। आंसर होगा संजय खन्ना। तो संजय खन्ना को 12 सितंबर को इंडिया के लिए CEO और कंट्री मैनेजर नियुक्त किया गया है, और वो 1996 से ही अमेरिकन एक्सप्रेस में वो काम कर रहे हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस एक पेमेंट कार्ड सिस्टम है, ठीक है। और मैंने अभी कुछ दिन पहले ही बताया था आपको कि RBI ने इससे जो प्रतिबंध था जो लगा हुआ अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड पर, वो ख़त्म किया है अभी हाल ही में। प्रतिबंध लग गया था क्योंकि जो कार्ड का डेटा था और जो ग्राहक का डेटा है वो सब भारत के सर्वर में नहीं रखा जा रहा था, बल्कि विदेश में कहीं सर्वर में रखा जा रहा था। तो ये RBI के नियम का उल्लंघन हो रहा था। तो 1 मई 2021 को प्रतिबंध लगा दिया गया था कि नए कार्ड वो नहीं लॉन्च कर सकता है, लेकिन अब प्रतिबंध को हटा दिया गया है। भारत में इसका सर्वर स्थापित हो चुका है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक वो सितंबर 2022 में किस राज्य में आयोजित किया? इसका आंसर होगा पंजाब। तो इंडियन आर्मी का खड़गा कोर और इंडियन एयरफोर्स का की जो यूनिट है उसने संयुक्त अभ्यास किया है, गगन स्ट्राइक इसका नाम है। 4 दिन तक ये गगन स्ट्राइक युद्धाभ्यास ये आयोजित किया गया है।
इसका मकसद यही है कि ज़रूरत पड़ने पर आर्मी और एयरफोर्स के बीच में तालमेल हो और इससे भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स उसकी आक्रामकता की जो क्षमता है वो बेहतर हो। तो इस तरीके से ये आयोजन किया गया है 4 दिनों तक बड़े पैमाने पे। फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो इंडियन आर्मी की बात हो रही है और उसके चीफ कौन है? जनरल मनोज पांडे। और एयर चीफ कौन है? एयर चीफ हैं मार्शल विवेक राम चौधरी, एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। और पंजाब में ये हो रहा है, चीफ मिनिस्टर कौन है पंजाब के? भगवंत मान, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सैन्य अभ्यास है पर्वत प्रहार। तो किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ जिसकी समीक्षा सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने की है? आंसर होगा लद्दाख। ओके, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं द हिंदू में। और इस अभ्यास में चिनूक जो हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है, K9 वज्र जो होवित्जर तोप है, उसका भी इस्तेमाल किया गया और जनरल मनोज पांडे ने खुद वहाँ वो पहुँचे और उसकी समीक्षा की। तो ये देख रहे हैं आप कि इस तरह से हिमालय के क्षेत्र में ये लिफ्टिंग की जा रही है। एक आर्मी की जीप है, व्हीकल है, उसको उठाकर और ये जो हेलीकॉप्टर है, हेवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर, वो ले जा रहा है, ठीक है। होवित्जर तोप है और इससे ये पूरा एक्सरसाइज हुआ है। और ये आयोजन हुआ है पूर्वी लद्दाख में। महत्वपूर्ण है वहाँ, क्योंकि इंडिया और चाइना के बीच में जो सेना है उसके बीच स्टैंड ऑफ कई जगह देखने को मिले हैं। और अभी हाल ही में जो पूर्वी लद्दाख का गोगरा हॉट स्प्रिंग एरिया है, वहाँ का जो पेट्रोल पॉइंट 15 है, वहाँ से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 74th प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स 2022 में ड्रामा सीरीज में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसने जीता है? एक इम्पॉर्टेंट ये अवार्ड है। आंसर होगा ली जंग जे, ठीक है, ली जंग जे। और इनका फोटोग्राफ ये रहा। इनको किस टीवी सीरियल के लिए मिला है? तो कोरियन सीरीज है स्क्विड गेम, तो उसके लिए इनको ली जंग जे को ये अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर का, ठीक है। नेटफ्लिक्स पर वो सीरीज़ जो है ना स्क्विड गेम्स वो अवेलेबल है। एमी अवार्ड के बारे में आपको बताऊं, ये एक अमेरिकन पुरस्कार है और ये टेलीविज़न इंडस्ट्री के जो कलाकार हैं उनके लिए अवार्ड होता है। और ये केवल अमेरिका ही नहीं, दूसरे देशों के अगर बेहतर सीरीज़ होता है, टीवी सीरीज़ होता है, तो उसको ये अवार्ड मिलता है। और ये कोरियन, ये साउथ कोरिया के ये एक्टर हैं और वहीं की जो टीवी सीरीज़ है उसके लिए अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इससे रिलेटेड एमी अवार्ड्स 2022 में ड्रामा सीरीज़ में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसने जीता है? आंसर होगा जेंडया, ठीक है, जेंडया। ये रहा फोटोग्राफ इनका, ये अमेरिकी हैं और बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको मिला है। ओके, किस सीरीज़ के लिए? टेलीविज़न सीरीज़ के लिए यूफोरिया के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। और अब आपको पूरी लिस्ट दिखाते हैं जो भी अवार्ड मिला है एमी अवार्ड्स उसकी लिस्ट। तो ये है महत्वपूर्ण। मैंने तो सारे लिस्ट दिए हैं, आगे भी रहा, ये भी रहा, लेकिन जो महत्वपूर्ण है ये कुछ शुरुआत के 5-6 जो हैं अवार्ड वो इम्पॉर्टेंट है, तो आप देख सकते हो। जैसे बेस्ट ड्रामा सीरीज़ का अवार्ड मिला है सक्सेशन को, बेस्ट कॉमेडी सीरीज़ का अवार्ड मिला है टेड लासो को, बेस्ट लीड एक्टर इन कॉमेडी सीरीज़ का अवार्ड मिला है जेसन सुदेकिस को, बेस्ट लीड एक्ट्रेस इन कॉमेडी सीरीज़ का अवार्ड मिला है जीन स्मार्ट को, और बेस्ट एक्ट्रेस का तो मैंने बताया जेंडा, बेस्ट लीड एक्टर का अवार्ड मिला है ली जंग जे को, ठीक है। और दूसरी लिस्ट ये पूरी रही, मैंने पीडीएफ में भी दे दिया है पूरा, और डेली का जो पीडीएफ होता है वो फ्री होता है, देख सकते हो आप। तो दोस्तों कैसा लगा करंट अफेयर्स, कमेंट बॉक्स में आप बताना, और आपके जो कमेंट्स हैं उससे उत्साह मिलता है मुझे। आप शेयर जरूर कर दीजिए, आपसे यही रिक्वेस्ट है ये करंट अफेयर्स वीडियो, ओके। और हाँ, आप मेंबरशिप लेना मत भूलना, अगर आपने नहीं लिया है तो आपकी एग्जामिनेशन बहुत काम आएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना।